दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे माता पिता की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर वार दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें क्या मिला, यह जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। बहू, जरा एक कप चाय तो बना देना। तुम्हारे पिताजी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। सुबह से ही लगातार खांसी आ रही है। मुंह बनाते हुए रेखा कहती है, मां जी, अभी घंटे भर पहले ही तो पिताजी ने चाय पी है। अब फिर से चाय की फरमाइश कर रहे हैं। बाल बच्चों वाला घर है और दूध भी बाजार से आता है। अब सारा दूध चाय में ही खर्च कर देंगे तो बच्चों के लिए क्या रखेंगे? पिताजी से बोल दो, अभी चाय नहीं बन पाएगी। इतना कहकर बहू नहाने के लिए चली गई। वह चिड़चिड़ाकर नहाने के लिए चली गई, लेकिन सावित्री जी ठगी सी खड़ी रह गईं कि अब अपने ही घर में उन्हें चाय बनाने के लिए बहू से पूछना पड़ रहा है। बहू ने एक कप चाय बनाने के लिए मना कर दिया। मेरे पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उनके लिए चाय बनाने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है। तभी कमरे से सावित्री जी के पति रामनाथ जी आवाज देते हुए कहते हैं, चाय में अदरक ज्यादा डाल देना। सुबह की चाय में अदरक नहीं था। सावित्री जी पति की आवाज सुनकर कमरे में आती हैं और कहती हैं, अभी दूध खत्म हो गया है, जब आ जाएगा तब आपके लिए चाय बना दूंगी। और कुर्सी पर रखे हुए बहुत सारे कपड़े जिन पर खांसी की वजह से उनके पति ने उल्टी कर दी थी, धुलने के लिए चली जाती हैं। रात में रामनाथ जी को इतनी तेज खांसी आ रही थी कि खांसी की वजह से उन्हें उल्टी हो गई। सारे कपड़े गंदे हो गए, साथ ही साथ चद्दर और तकिया भी धुलने के लिए हो गए थे। सारे कपड़ों को धोकर सावित्री जी ऊपर छत पर सूखने के लिए डाल आती हैं। क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, धूप भी हल्की ही होती है और सूखने में समय भी लगता है। तब तक बहू नहाकर निकलती है और कहती है, पूरे घर में कितनी गंदगी फैला रखी है, चारों तरफ से बदबू आ रही है। मां जी, पूरे घर की साफ सफाई भी कर देना। मैंने तो नहा लिया है, मैं नहाकर ये समेटने वाली नहीं हूं। बहू, वैसे भी रोज ही साफ सफाई का काम मैं ही करती हूं, तो आज भी कर दूंगी। बस आज थोड़ा देर हो गई क्योंकि रात में बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। सोचा पहले उनको धुल दूं, फिर साफ सफाई का काम करूंगी। हाँ, घर में रहोगी तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। सुना किसको रही हो, हम भी तो तुम्हें बना बना कर खिला रहे हैं। इतना कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। सावित्री जी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही हैं कि कुछ दिनों से बहू बेटे का व्यवहार बहुत बदल गया है। बात बात पर बहू उन्हें सुनाने लगी है। चाहते हुए भी सावित्री जी कुछ नहीं कह पाती हैं। बहू अपने कमरे में बैठकर अपनी मां से बात करने लगती है। इधर सावित्री जी पूरे घर की साफ सफाई करने में जुट जाती हैं। उसके बाद जब नहाकर आईं तो उन्हें बड़ी तेज ठंड लग रही थी। रामनाथ जी ने पूछा, अरे सावित्री, तुमने अभी तक मेरी चाय नहीं बनाई? अब तो दूध भी आ गया होगा, जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। सावित्री जी को ठंड लग रही थी, इसीलिए वह रसोई में जाती हैं और अपने लिए भी एक कप चाय बना लेती हैं। 2 कप चाय बनाकर कमरे में आकर चाय पीने लगीं, तभी उनकी बहू रसोई में खाना बनाने के लिए आई और चाय के बर्तनों को देखकर चिल्लाती हुई कहती है, मां जी, जरा इधर आओ। बहू की इतनी तेज आवाज सुनकर सावित्री जी हड़बड़ा जाती हैं कि ऐसा क्या हो गया जो बहू इतना तेज चिल्ला रही है। अपनी चाय को कमरे में ही छोड़कर वह रसोई में आती हैं तो देखती हैं बहू रसोई में गुस्से से तिलमिलाई खड़ी हुई है। क्या हुआ बहू, इतना तेज क्यों चिल्ला रही थी? मां जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मोल का दूध आता है और घर में गाय भैंस नहीं बांध रखी है मैंने, जो तुम चारों समय चाय पीते हो। जब सुबह मैंने चाय बना दे दी थी तो अभी फिर से चाय बनाने की क्या जरूरत थी? और थोड़ी देर बाद तो मैं खाना बनाने ही वाली थी। तो सावित्री जी कहती हैं, बहू, इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है? मैंने सुबह ठंडे पानी में इतना सारा काम किया है और तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या 2 कप चाय बनाकर भी नहीं पी सकते हैं? सावित्री जी से बहू का नाजायज गुस्सा सहन नहीं होता है और वह बहू से इतना कहकर कमरे में चली गईं। बहू को भी यह सब सहन नहीं होता है और वह रसोई में बड़बड़ाने लगती है, आने दो आज तुम्हारे बेटे को, आज तो तुम्हारा हिसाब हो ही जाएगा। मैं अकेली ही तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? और भी बेटे हैं तुम्हारे, उनके पास भी जाओ, उनके साथ भी रहो। बहुत रख लिया मैंने, अब तुम अपने छोटे बेटे के पास जाकर रहो, वह भी तो इसी शहर में रहता है।
आज तो तुम दोनों का निपटारा होकर रहेगा। इतनी सारी फरमाइश बढ़ती जा रही हैं, घर के इतने सारे खर्चे हैं, सब कुछ हमें उठाना पड़ता है। बहू के बड़बड़ाने की आवाज सावित्री जी के कमरे तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सावित्री जी भी गुस्से में चाय नहीं पीती हैं और मन ही मन सोचती हैं, ठीक है, जो निपटारा होना है हो जाए। मैं भी अपने ही घर में ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती हूं। बहू तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे इस घर में मेरा कुछ हो ही नहीं। सावित्री जी अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। आज बेटा आएगा तो उससे बात करेंगी। इधर बहू भी अपने पति से बात करने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन शाम होते होते जब उनका बेटा अमित आया, तब तक रामनाथ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने पति की बिगड़ी हुई हालत को देखकर सावित्री जी घबरा जाती हैं और बेटे से कहती हैं, बेटा, अपने पिताजी को जल्दी से डॉक्टर को दिखा लाओ। कल पूरी रात खांसी की वजह से उल्टियां करते रहे और आज तो उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। अमित कहता है, ठीक है मां, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं और पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता हूं। लेकिन जैसे ही अंदर कमरे में जाता है तो रेखा उसे भड़काते हुए कहती है, क्या जरूरत है तुम्हें अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने की? हम लोग उन्हें अपने पास रख रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। क्या यही कम है? अब तुम अपने छोटे भाई से कहो कि वह पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाए। हर चीज में पैसे हम ही खर्च क्यों करें? जितनी तेजी के साथ अमित कमरे में गया था, उतनी ही तेजी के साथ वापस भी आ गया और कहता है, मां, आज मैं ऑफिस में बहुत थक गया था, बहुत सारा काम था। तुम ऐसा करो, सुमित को बुला लो, वही पिताजी को अस्पताल ले जाएगा। सावित्री जी को बेटे के बदले हुए तेवर स्पष्ट समझ में आ रहे थे कि थोड़ी देर तक जो बेटा अपने पिताजी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार था, वह कमरे में जाते ही इतनी जल्दी थक गया। सावित्री जी अपने छोटे बेटे सुमित को फोन करती हैं, जो कि उसी शहर के दूसरे घर में रहता है। दोनों घर एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर बने हुए हैं। सुमित पिताजी की तबीयत का सुनकर घर तो आता है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने में आनाकानी करता है और कहता है, मां, मैं अपनी दुकान का काम छोड़कर आया हूं, अभी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। भैया अभी ऑफिस से वापस आ गए हैं, आप उन्हीं के साथ पिताजी को दिखाने के लिए भेज दो। फिर दबी आवाज में सुमित अपनी मां से कहता है, फिर मां, पिताजी की पेंशन भी तो भैया ही रखते हैं। अब मैं ठहरा व्यापार वाला आदमी, कभी व्यापार में मुनाफा होता है तो कभी घाटा, घाटा मुनाफा तो चलता ही रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर महीने मेरे पास पगार आ रही हो। भैया की तरह मेरे पास हर महीने पगार नहीं आती, और जब भैया आपकी सारी पेंशन रखते हैं तो वही आपको डॉक्टर के पास दिखाएंगे। सुमित की दो टूक बात सुन सावित्री जी को अपने आने वाले बुढ़ापे का अंदेशा हो जाता है कि उनका बुढ़ापा कैसा होने वाला है। वह दोनों ही बेटों की मंशा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और मन ही मन उन्होंने सोच लिया था कि अब वह इसका उपाय जरूर निकालेंगी। सब कुछ बहू बेटों को देने के बाद भी आज जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो बहू बेटे एक दूसरे पर डाल देते हैं और दुख तकलीफ में भी हमारा साथ देने की जगह आनाकानी करते हैं। एक भी बेटा उनके पति को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। पूरी रात सावित्री जी इसी चिंता में रहती हैं, रात भर नींद नहीं आती है। दो दो बेटे होते हुए भी पति को कोई अस्पताल दिखाने नहीं ले गया। सावित्री जी इधर से उधर करवट बदल रही हैं। बीच बीच में रामनाथ जी भी खांसी की वजह से उठ जाते हैं तो उनको पानी देती हैं। सावित्री जी को इस तरह परेशान देखकर रामनाथ जी पूछते हैं, क्या हुआ सावित्री, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? पति के पूछने पर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहती हैं, इतनी तबीयत खराब होने पर भी एक भी बेटा आपको अस्पताल दिखाने नहीं ले गया, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम अपनी पेंशन का सारा पैसा बड़ी बहू के हाथ में रख देते हैं। इतना सब करने के बाद भी बेटा बहू हमारी कदर नहीं करते हैं। अगर आज हमारा ये हाल है तो जिस दिन हम दोनों बहू बेटे पर आश्रित हो जाएंगे उस दिन हमारा क्या होगा? मुझे तो अपने आने वाले बुढ़ापे की चिंता सताए जा रही है। आज तो चलो आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं, और कल को अगर हम दोनों ही बीमार हो गए तो हम दोनों की देखरेख कौन करेगा? जब मेरे दोनों बेटे पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ कितनी खुश हुई थी कि चलो तुम्हारे 2 बेटे पैदा हुए हैं।
घर में दो दो बहुएं आएंगी, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। रामनाथ जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, अरे सावित्री, तुम तो फालतू में ही चिंता कर रही हो। बेटा थका होगा इसीलिए ऐसा कह दिया है। कल मैं ही उससे बात करूंगा तो डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सावित्री जी अपने पति के लिए काढ़ा बनाकर लाईं। वह काढ़ा पीकर सो जाते हैं, लेकिन सावित्री जी को पूरी रात नींद न आई। उन्होंने सोच लिया था कि आज अपने बहू बेटों से साफ साफ शब्दों में बात करके रहेंगी। जब सभी लोग घर में नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सावित्री जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। 5,000 की बात सुनकर बहू बेटे दोनों ही ऐसे देखते हैं जैसे सावित्री जी ने 5,000 रुपये नहीं, पता नहीं क्या मांग लिया हो। मांझी, तुम 5,000 का क्या करोगी? और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। क्यों बेटा, तुम अपना भी पैसा कमाते हो और मेरे पेंशन के पैसे भी रखते हो, तो उन्हीं पेंशन के पैसों से मुझे 5,000 रुपये दे दो। मुझे तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है। बहू कहती है, मांझी, जरा सी खांसी में 5,000 रुपये कहां से खर्च हो जाएंगे? घर पर काढ़ा पिलाती रहो, ठीक हो जाएंगे। काढ़ा पीते पीते पूरा हफ्ता निकल गया है, खांसी सूख गई है। अगर ज्यादा दिन तक खांसी रही तो डॉक्टर ने पिछली बार ही बोला था कि टीबी हो जाएगी। मांझी, हम अकेले ही पिताजी का इलाज क्यों करवाएं? कल सुमित भी तो आया था पिताजी को दिखाने के लिए, क्यों नहीं गया? रेखा ने चटकते हुए कहा, बहू, तुमसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि तुम लोग हमारी पेंशन रखते हो, तो हम लोगों के दुख तकलीफ में दिखाने का फर्ज भी तुम दोनों का ही बनता है। ये तो कोई बात नहीं है मांझी, हम आपकी पेंशन ही तो रखते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि आपने सुमित के व्यापार को खड़ा करने में कितना पैसा लगाया है, और उसका घर भी तो आपने ही बनवाया है, तो क्या वह दोनों आपको नहीं दिखा सकते हैं? बहू की बात सुनकर सावित्री जी चकित रह जाती हैं और अपने पति की तरफ देखने लगती हैं। रामनाथ जी कहते हैं, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी 6 महीने पहले ही तो तुम सबने बैठकर यह निर्णय लिया था कि पिताजी की पेंशन को जो रखेगा वह उनकी देखभाल करेगा। फिर आज ये सब बातें क्यों कर रहे हो? बड़ी बहू ने ही सबसे पहले इस बात पर हाँ किया था कि पूरे पेंशन के पैसे मेरे हाथ में देना, मैं आप लोगों की पूरी देखभाल करूंगी। अभी तो 6 महीने ही निकले हैं और बहू अपनी बात से बदल रही है। बात करते करते इतनी बढ़ गई कि बड़ी बहू ने छोटे बेटे बहू को भी अपने घर पर ही बुला लिया और चारों में तू तू मैं होने लगी। सावित्री जी और रामनाथ जी चुपचाप से सब देख रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं। अपने बेटों को लड़ते हुए देखकर सावित्री जी सोचने लगती हैं कि जब दोनों छोटे थे तो इसीलिए लड़ते थे कि मैं मां के साथ सोऊंगा, और छोटा कहता था कि मैं मां के साथ सोऊंगा। मैं दोनों को आसपास सुलाकर दोनों के हाथ पर हाथ रखकर सोती थी। लेकिन बड़े हो जाने पर बच्चे कितने बदल जाते हैं। आज अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को लेकर दोनों लड़ रहे हैं कि कौन उनके बुढ़ापे की जिम्मेदारी उठाएगा। बहुत देर तक सावित्री जी सब कुछ देखती रहती हैं। उनके बहू बेटे आपस में इसी बात को लेकर बहस करते रहे कि माँ बाप की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन इलाज कराएगा। छोटा बेटा कहता है कि तुम पिताजी की पेंशन ले रहे हो तो तुम ही उन दोनों की जिम्मेदारी उठाओगे, लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि मैं अकेला उनकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? अगर पेंशन ले रहा हूं तो तुम्हारे लिए भी। तो पिताजी ने इतना कुछ किया है, गांव का दूसरा घर तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हारे व्यापार में इतने सारे पैसे उन्होंने दिए हैं, मैं तो अकेले ही क्यों उनकी जिम्मेदारी उठाऊं? बेटे बहू की ऐसी बातें अब सावित्री जी से सुनी नहीं जाती हैं। अपने पति का हाथ पकड़कर एक ऑटो में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गईं। उधर अपने पति को अच्छे से डॉक्टर को दिखाती हैं और रास्ते में लौटते वक्त अपने पति से कहती हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हम अपने घर में आराम से रह सकें, रोज रोज का कलह ना देखना पड़े, खाने पीने में तंगी ना सहनी पड़े, दुख तकलीफ में बेटे हमारा साथ दें। ऐसा मैं क्या करूं जिससे अपने ही घर में आराम से रह सकूं? ये सारी बातें करते करते सावित्री जी घर आ जाती हैं। जैसे ही सावित्री जी घर आईं तो घर के माहौल को देखकर चौंक गईं। घर पर बहू बेटे का माहौल कुछ अलग ही दिख रहा है। दोनों ही बेटे बहुएं ऐसे शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहू बेटे के चेहरे के हाव भाव देखकर सावित्री जी समझ जाती हैं कि कुछ तो बात जरूर है। तभी दोनों बेटे सावित्री जी के पास कमरे में आते हैं और कहते हैं,
माँ, कहाँ गई थी? नाराजगी के साथ सावित्री जी कहती हैं, जब बुढ़ापे पर बेटे नहीं सुनेंगे तो क्या अपने पति को डॉक्टर को भी नहीं दिखाऊंगी? अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। फिर दोनों कहते हैं, माँ, तुम्हें पता है, हम दोनों ने एक निर्णय लिया है, आप उसको सुनोगी तो खुश हो जाओगी। रामनाथ जी कहते हैं, तुम लोगों ने ऐसा क्या निर्णय लिया है जिसकी वजह से इतने प्रसन्न दिख रहे हो? जरूर अपने ही मतलब का होगा, तभी इतने खुश दिख रहे हो। तो बहुएं कहती हैं, पहले सुन तो लो, तब कुछ बात करना। सावित्री जी को अपने बेटे बहुओं की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बड़ा बेटा कहता है, माँ, हम चारों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम आप दोनों का बंटवारा कर लेंगे। आप हमारे साथ रहना और पिताजी को हम छोटे भाई के साथ भेज देंगे और पेंशन के पैसे भी आधे आधे ले लेंगे, जिससे किसी एक पर दोनों की जिम्मेदारी नहीं आएगी। अब तुम्हें तो पता है हम लोगों के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और दो दो लोगों की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल होता है। अब एक इंसान की जिम्मेदारी तो मैं उठा सकता हूं, लेकिन दो दो लोगों की नहीं उठा सकता। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। बहू बेटों की बात सुनकर रामनाथ जी और सावित्री जी अवाक रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं कि बहू बेटों ने हम दोनों को लेकर इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हम दोनों की मर्जी जानना भी जरूरी नहीं समझा। छोटा बेटा सुमित कहता है, माँ, बाबूजी, निर्णय लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आप पूरा समय लीजिए और सोच समझकर निर्णय लीजिए। वैसे भी आज रात बहुत हो गई है, कल हम फिर आएंगे, तब तक आप सोच समझकर हमें बता देना। वैसे सोचने समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, हम लोगों ने एकदम सही निर्णय लिया है। अपने अपने फरमान सुनाकर बहू बेटे चले गए। रामनाथ जी घबराए स्वर में कहते हैं, नहीं सावित्री, हम बुढ़ापे पर अलग अलग नहीं रहेंगे। तुम्हें पता है, गांव में मेरे एक मित्र दीनानाथ को उनके बहू बेटों ने बांट लिया था। एक बेटा पिता को शहर लेकर चला गया और उनकी मां दूसरे बेटे के साथ गांव में रहती थी। वह दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहकर खुश नहीं थे। एक बार दीनानाथ का मेरे पास फोन आया था, तो वह फोन पर मुझसे बहुत रोए थे कि उन्हें शहर में अच्छा नहीं लगता और घर में उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। गांव आकर अपनी पत्नी के साथ रहने का बहुत मन करता है। कभी कुछ अच्छा खाने का मन हो तो बहू से कह भी नहीं पाते। एक दूसरे का दुख दर्द भी नहीं बांट पाते हैं। और यही हाल गांव में उनकी पत्नी का भी था। दिन भर बहू के साथ काम करती, लेकिन दुख तकलीफ होने पर भी किसी से अपने मन की बात नहीं कर पाती थी। मेरे मित्र को जरा सा बुखार आया था। उसकी पत्नी ने कितना कहा था कि पिताजी को गांव में ही छोड़ जाओ, मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। लेकिन गांव वाला बेटा पिताजी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। बेचारे ठीक से देखभाल ना होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पति के जाने का गम उनकी पत्नी भी सहन ना कर पाई और कुछ ही दिनों बाद वह भी चल बसी। सावित्री, मेरी तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। एक तुम ही तो हो जो मेरी देखभाल करती हो। अगर बहू बेटे के पास हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बुढ़ापे पर तो एक दूसरे की और भी ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमें कुछ दुख तकलीफ होती है तो कम से कम एक दूसरे के साथ उसे बांट तो लेते हैं। एक दूसरे के साथ दुख तकलीफ को बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। सावित्री जी अपने बेटों के निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं थीं और उन्हें पता था कि अगर आज वह नहीं बोलेंगी तो उनके बहू बेटे भी उनके साथ वही करेंगे जो उनके पति के मित्र का हाल हुआ था। सब कुछ होते हुए भी वह अपने बुढ़ापे को अलग अलग रहकर दुख दर्द में नहीं काटना चाहती थीं। पूरी जिंदगी तो अपने बेटों के लिए किया है। बेटों ने जो भी फरमाइश की है उसे पूरा किया है। अपनी जरूरतें कम करके बेटों की जरूरतें पूरी की हैं। पूरी जिंदगी समझौतों में ही निकाल दी और बुढ़ापे पर जब बहू बेटों की बारी आई तो उन्हें माँ बाप को रखना भारी पड़ रहा है। दोनों पति पत्नी रात भर सोते नहीं हैं। उन्हें यही चिंता सताए जा रही है कि वह अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन सावित्री जी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला हैं। वह अपने पति को सांत्वना देते हुए कहती हैं, आप चिंता मत करो, हम सुबह दोनों बेटों से बात करेंगे। इधर बेटे भी सुबह होते ही अपने माता पिता के निर्णय का इंतजार करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों बेटे बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सावित्री जी
नाश्ता करके अंदर कमरे में चली जाती हैं और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं। शायद किसी के आने का इंतजार कर रही हैं। बेटे बहुएं बहुत देर तक मां को किसी का इंतजार करते देखते हैं तो कहते हैं, मां, बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रही हो और आपने क्या निर्णय लिया है? एक काम करो, आप पिताजी का सामान पैक कर दो, हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और भैया 2 दिन बाद ही एक तारीख है, पेंशन के आधे पैसे भी मैं लेने आऊंगा। तभी दरवाजे पर कोई आता है। सावित्री जी जल्दी से दरवाजे के पास जाती हैं और कहती हैं, आइए आइए वकील साहब, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। तो बड़ा बेटा कहता है, मां, आपने वकील साहब को घर पर क्यों बुलाया है? बेटा, ये सारी बातें वकील साहब ही समझाएंगे। वकील साहब कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, तो बेटा, बात यह है कि यह घर जिसमें तुम लोग रहते हो, यह सावित्री जी के नाम है और सावित्री जी की इच्छा है कि उनके बेटे बहू इस घर को खाली कर दें। अब वह बहू बेटे के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती हैं। वकील साहब की बात सुनकर दोनों बेटे बहुएं अवाक रह जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, मां, तुम पागल हो गई हो, अपने ही बेटे बहुओं को घर से बाहर निकाल रही हो। दोनों बहुएं भी आंखें तरेरते हुए कहती हैं, लगता है बुढ़िया बुढ़ापे पर सठिया गई है जो हम दोनों को घर से निकालने की बात कर रही है। एक बार वकील को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती मां। सावित्री जी पास में पड़े हुए एक डंडे को उठाकर दोनों की तरफ जाकर कहती हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम दोनों पति पत्नी को अलग करने की? और अपना निर्णय मेरे ऊपर थोपने से पहले मुझसे पूछा था तुमने? तुम चारों ने निर्णय ले लिया हम दोनों को अलग अलग करने का। तब तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि एक बार मां और पिताजी से भी पूछ लें कि वह क्या चाहते हैं। और आज 2-2 बेटों के लिए बूढ़े माता पिता बोझ हो रहे हैं। मुझे ऐसे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो ये घर मेरा है। मैंने ही इस घर को बनवाने के लिए पति के फंड के सारे पैसे दिए थे। छोटे बेटे सुमित से भी सावित्री जी कहती हैं, सुमित, तुम्हारे व्यापार में जितने भी पैसे लगाए थे सारे पैसे ब्याज के समेत वापस कर देना। अब तुम लोगों को हम अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। आज सावित्री जी चुप नहीं रहती हैं। अपने बेटे को ऐसी खरी खरी सुनाती हैं कि वह दोनों सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं। मां, तुम अपने ही बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनको दिए हुए पैसे ब्याज के समेत वापस कैसे मांग सकती हो? क्यों बेटा, क्यों नहीं मांग सकती? जब तुम्हें सब कुछ देने के बाद भी तुम लोग अपने पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं ले जा सकते, 1000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हो, तो हम लोग बुढ़ापे पर तुम दोनों पर अपने लाखों रुपये क्यों लुटाएं? वकील साहब कहते हैं, माताजी, मैं आगे के कागजात तैयार करवाता हूं और बेटे से कहता हूं तुम भी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेना। इतना कहकर वकील साहब चले जाते हैं। अपनी मां के ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों बेटे बहू के होश उड़ गए। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था उनकी मां कभी ऐसा भी कर सकती है। उन्हें तो लग रहा था सब कुछ लेने के बाद चुपचाप से घर का काम करवाएंगे और दोनों को अलग अलग करके रखेंगे। लेकिन आज तो उनकी चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। अगर वह दोनों माता पिता को अलग अलग करने की बात नहीं करते तो आज सावित्री जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। दोनों बहू बेटों को समझ में आ जाता है कि वह जो करने जा रहे हैं उसकी वजह से ही उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। अपनी गलती को मानकर माफी मांगने के लिए आ जाते हैं, या यह कहिए कि लालच में अपनी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मां, आप दोनों इसी घर में रहिए और हमें भी इसी घर में रहने दीजिए। हम आपको कहीं भी जाने के लिए नहीं कहेंगे और घर के कोई काम भी नहीं कराएंगे। बहू कहती है, हाँ हाँ मां जी, मैं आपसे घर के कोई काम नहीं कराऊंगी, समय से खाना नाश्ता दूंगी, लेकिन आप हमें घर से मत निकालिए। सावित्री जी बेटे बहू की बात सुनकर कुछ नहीं कहती हैं। डंडे को एक तरफ पटक कर पति का हाथ पकड़कर कमरे में आ जाती हैं। अपनी पत्नी के ऐसे रौद्र रूप को देखकर रामनाथ जी कहते हैं, सावित्री, आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ जी, अगर हम अपना सब कुछ बहू बेटे को दे सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर हमें इसका एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है, वरना बेटे बहुओं को हमारा सब कुछ लेने के बाद भी यह लगता है कि 2 रोटी देकर भी हम पर एहसान कर रहे हैं। मुझे उनके एहसान की रोटी नहीं खानी है, सब कुछ मेरा होते हुए भी पूरे हक के साथ खानी है। और यह सब कुछ मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था।
अब आगे से हम दोनों को अलग करने का और हम दोनों को परेशान करने की उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। और अब से मैं पेंशन के पैसे भी नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी। पहले ही उन दोनों को बहुत कुछ दे दिया है, पेंशन के पैसे अपने पास रखूंगी। सावित्री जी के इस निर्णय के बाद तो उनके बेटे बहू उनकी बड़ी सेवा करने लगे, मांझी मांझी करने लगे और कभी भी अब उनसे गलत नहीं बोलते, खाने पीने में टोका टाकी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो मांझी घर से निकाल देंगी। तो दोस्तों, कभी कभी अपने लिए कठोर निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे सामने आपका बेटा बहू ही क्यों ना हो। अगर बात आत्मसम्मान पर आती है तो सावित्री जी की तरह निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।